हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज से आने वाले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2020 इकोनॉमिक्स के एग्जाम की डिटेल एनालिसिस। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आजकल यही आ रहे थे कि जून 2020 के इकोनॉमिक्स एग्जाम को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करो। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, क्योंकि ये पार्ट जो है हमें 4 to 5 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं होगा। क्योंकि इस 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे 5 पार्ट्स डिफरेंट बनेंगे। 4 पार्ट्स बनेंगे जो थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, और 1 पार्ट ऐसा बनेगा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसमें जैसे इकोनोमेट्रिक्स हो गया, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, वैसे। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको भी हम सीखेंगे, ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उनके लिए ये हमारे प्रिपेयर हो जाए। ठीक, क्योंकि ये पेपर अगर एनालिसिस कर लोगे आप तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा नेक्स्ट वाला भी, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वाला डिटेल्ड वीडियो। ठीक, तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। अब यूजीसी नेट जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर ग्रुप नहीं किया है, यहीं पे आपको अपडेट मिल जाएगा ग्रुप से रिलेटेड। कॉन्टैक्ट नंबर है, फीस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो यहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या फिर इसमें से जितनी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेना आप। चलिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है असर्शन एंड रीजनिंग का। So given below the two statement, one is labeled as assertion and other is reason। ठीक है, assertion और reason। जब भी assertion और reasoning का क्वेश्चन आता है, आपने एक चीज ध्यान में रखना है, जो भी स्टेटमेंट है क्या रीजन उसका वही है। देखो बहुत सबसे ज्यादा टाइम क्या होता है ना, इसमें डाउट हो जाता है हमें, क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। कई बार दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन रीजन और एक्सप्लेनेशन, क्या उसका जो रीजन है वो करेक्ट है, इसमें डाउट होता है। तो ये डाउट आपका तभी क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इस बार खैर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक बार ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही पढ़ूंगा, लेकिन कंक्लूजन आपके हाथ में है कि आंसर आपने क्या देना है। ठीक है, चारों में से आंसर क्या देना है। असर्शन कह रहा है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स गिवन ए, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपने की होंगी, ठीक है, देन मैट्रिक्स इज गिवन, देन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 सिंस ऑल एलिमेंट इन कॉलम 2 आर 0। ठीक है, तो कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। तो अब जब आप डिटरमिनेंट करते हो तो जब भी किसी कॉलम में या फिर किसी रॉ में, किसी रॉ या फिर कॉलम अगर वैल्यू 0 होती है, यहां पे कॉलम की वैल्यू 0 है, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू भी एब्सोल्युटली 0 ही होगी। ठीक, पहली बात ये, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको इजीली पता लग जाएगा जो हम डिटरमिनेंट करते हैं। ठीक, तो अगर हम 5 से कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी स्टडी करेंगे। तो कोई भी या कॉलम में या फिर कोई रॉ में अगर 0 है, ठीक है, किसी कॉलम में 0 है या फिर किसी रॉ में 0 है, देन डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसका मेन रीजन क्या है, रीजन ये है लैपलेस एक्सपेंशन परमिट्स इवेल्युएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रॉ और कॉलम। अब लैपलेस एक्सपेंशन क्या है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज जो प्रोफेसर थे, दैट इज पीएस लैपलेस। ठीक है, पीएस लैपलेस, उन्हीं के नाम पे है ये कॉन्सेप्ट, पीएस लैपलेस। अब जो ये मेथड हमने ऊपर यूज किया है इसी को लैपलेस इफेक्ट बोलते हैं, लैपलेस एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर ये किया है, जो कॉलम या फिर जो रॉज की हमने डिफरेंट डिटरमिनेंट से निकाले हैं, डिटरमिनेंट अगर हम बात करें, डिटरमिनेंट्स को किसी भी रॉ या कॉलम से एक्सपेंड हमने किया है, ठीक है, उसी मेथड को बोलते हैं लैपलेस एक्सपेंशन। ठीक, तो यहां पे पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज द टूल ऑफ। टूल्स हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या यूज करते हैं, पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की आप लोग अजम्पशंस पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं दोनों का। ठीक है, अगर आपको याद हो, हम लोग माइक्रो टूल्स भी, अगर हम बात करें विद इन अ कंट्री हम लोग क्या कुछ हो रहा है, एक फर्म्स कैसे प्रोड्यूस कर रही है, आपको याद हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अजम्पशन ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, 2x2 मॉडल। ठीक है, 2 कंट्री हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, 2 फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल, 2 फैक्टर्स हैं,
और लेबर और कैपिटल जो हम पढ़ते थे शॉर्ट रन में या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, दो फैक्टर्स की स्टडी, ठीक है। और यहाँ पे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कुछ हद तक यूज होती है और कुछ एक्सटेंट तक मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, ठीक। तो ये जो फोर्थ वन है बहुत ही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी अप्लाइड, बट वी ऑल एक्सटेंड अडेप्ट एंड इंटीग्रेट देम। हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटरनल इकोनॉमी की, मतलब विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री भी तो हम लोग दोनों ही चीज यूज करते हैं, माइक्रो भी और मैक्रो भी। तो वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड का भी है, हम लोग इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को अगर मर्ज करते हैं तो दोनों चीजों की स्टडी करते हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवोल्यूशन रेफर्स टू। ये क्वेश्चन काफी इजी था, कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो 62.67 कट ऑफ गई है इस बार जनरल की, वो यही रिप्रेजेंट करता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इतना इजी भी नहीं था, ठीक। सो व्हाइट रिवोल्यूशन, जो व्हाइट रिवोल्यूशन है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मिल्क से, ठीक। और फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है ये कमेंट करेंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है कमेंट करेंगे। इसके साथ साथ और भी रिवोल्यूशन है जो हमें याद करने की जरूरत है, ब्लू रिवोल्यूशन फिश, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, उसके बाद कोकोआ या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होता है ब्राउन एनर्जी इसको बोलते हैं, दैट इज ब्राउन रिवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन गोल्डन रिवोल्यूशन हो गया ओवरऑल, और ये भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल गोल्डन रिवोल्यूशन। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर और हनी फ्रूट प्रोडक्शन वगैरह जितना भी है गोल्डन रिवोल्यूशन। और ग्रे रिवोल्यूशन कई बार पूछ लेता है, हाउसिंग फर्टिलाइजर वूल डेवलपमेंट वगैरह। ग्रीन रिवोल्यूशन यू ऑलरेडी नो। पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन प्राण ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। रेड रिवोल्यूशन हो गया टमाटो मीट प्रोडक्शन। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो। सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन और सिल्वर फाइबर दैट इज कॉटन प्रोडक्शन। व्हाइट रिवोल्यूशन यही क्वेश्चन पूछा था। और येलो रिवोल्यूशन दैट मीन्स ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है ये कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, जिसने भी ये स्टेटमेंट दोनों ही ध्यान से पढ़े थे ना, उनका आंसर, अगर आपने उर्जुला हिग्स का कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा तब भी आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक ही होना था, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच है, दोनों ही पढ़ने के बाद आपको रियलिस्टिक अप्रोच लगेंगे। अकॉर्डिंग टू मिसेस उर्जुला के हिग्स स्टेटेड दैट प्राइवेट फाइनेंस वेदर ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल स्टार्ट विद अ गिवन इनकम। पहले इस बात को समझो, इनकम प्लान एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्लान। क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट फाइनेंस होता है, किसी इंडिविजुअल का फाइनेंस होता है, वो सबसे पहले फोकस करता है अपनी इनकम पे। पहले वो इनकम प्लान करता है कि उसकी इनकम कितनी होगी। मान लो उसकी इनकम 100 रुपीज है, पहले वो इनकम देखेगा अपनी, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमने कितना प्लान एक्सपेंडिचर प्लान करना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना करना है ये ध्यान रखेगा बाद में, पहले इनकम प्लान करेगा फिर एक्सपेंडिचर करेगा प्लान। और जनरली हमारे रियल लाइफ में भी यही होता है कि हमने 80 रुपीज खर्च करना है, हमने इनकम से थोड़ा लो खर्च करना है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस ऑन द कॉन्ट्ररी स्टार्ट विद द गिवन एक्सपेंडिचर। और जो पब्लिक फाइनेंस होता है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा ही एक्सपेंडिचर से शुरू होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, और उसी एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इंपोज करती है। सो प्लान एंड अथॉरिटीज एडजस्ट देयर इनकम बाय मीन्स ऑफ टैक्सेस एंड रिसोर्सेज टू मैच द एक्सपेंडिचर, ताकि क्या हो जाए, जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना ही टैक्सेस के रूप में रेवेन्यू भी अर्न हो जाए, ताकि ये बजट जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक। तो कुल मिला के बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो ध्यान देते हैं पहले इनकम पे, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं। बल्कि गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है उसमें पहले एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया जाता है, पहले कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, रोड्स ब्रिजेस। उसके बाद दूसरा आता है उसको कंपेंसेट कैसे करना है, टैक्सेस के थ्रू। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रोफेसर सिराज पॉइंटेड आउट दैट पब्लिक अथॉरिटीज, प्रोफेसर सिराज, फिंडले सिराज, इनका एक कॉन्सेप्ट और भी है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, उसको भी याद रख लेना, तो क्योंकि वो भी काफी टाइम आ चुका है। सो पब्लिक अथॉरिटीज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन दैट द फॉर्मर शुड बैलेंस इनकम। तो ये कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज मतलब पब्लिक जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फॉर्मर शुड बैलेंस इनकम, सिर्फ
इनकम को बैलेंस करती है, ना ही उसका प्रॉफिट मेन अर्न नहीं होता, प्रॉफिट करना वेलफेयर मेन एम होता है गवर्नमेंट का, एंड शुड नॉट नेसेसरली सीक अ प्रॉफिट इन दैट मैनर दैट एन इंडिविजुअल वुड। जैसे इंडिविजुअल फर्म कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, मेन मोटिव होता है, वैसा गवर्नमेंट का या पब्लिक अथॉरिटीज का एम नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दोनों ही आपको बिल्कुल करेक्ट लगेंगे, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए फिफ्थ वन क्वेश्चन, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मैच करना है। अब इसमें से जितने भी थ्योरीज हैं ये बार बार मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये तो 100% आपके करेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, अब इनके ईयर्स याद कर लो, आपको क्रोनोलॉजी में भी ये काम आएंगे, ठीक। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेंस्टाइन की थ्योरी है। अब लेवेंस्टाइन ने ये कब बिल्टअप की थी, ये कब दी थी, 1960 में दी थी। और लेवेंस्टाइन ने 1960 में एक और कॉन्सेप्ट दिया था एक्स इनएफिशिएंसी का, एक्स इनएफिशिएंसी, और ये भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है, एक्स इनएफिशिएंसी भी कई बार पूछ चुका है। एक्स एक बार मीनिंग कर लीजिए इसका, एक्स एफिशिएंसी का बिल्कुल अपोजिट है। एक्स एफिशिएंसी क्या होता है, जब भी यहाँ पे जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब टेक्निकल एफिशिएंसी जब अचीव कर लेते हैं तो वो एक्स एफिशिएंट बन गया। जब टेक्निकल एफिशिएंसी अचीव नहीं होती, मतलब वेन एवर देर इज टेक्निकल अचीवमेंट या फिर टेक्निकल एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड, दैट मीन्स एक्स इनएफिशिएंसी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में 2018 वाले सेशन में, आई थिंक 18। नेक्स्ट वन, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में दो प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, सोलो एंड स्वान, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कब आया था, 1956, ये भी डेट याद रख लेना। इनके अकॉर्डिंग तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक्सोजीनियस गिवन होती है। नेक्स्ट वन है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो थ्योरी है वो है सीपी ब्लेकर की, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा इनके बारे में देख लो। सीपी ब्लेकर ने डिवाइड की थी पॉपुलेशन को 5 टाइप्स, एज हाई, स्टेशनरी, फिर अर्ली एक्सपेंडिंग, फिर लो स्टेशनरी एंड डिमिनिशिंग, ठीक है। ये 5 जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट, ये भी याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, बहुत पॉपुलर थ्योरी है, 1960s में बिल्ड की थी डब्ल्यू रोस्टो ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इसका 1960, ठीक है, टाइम पीरियड लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 जो स्टेजेस दिए थे, और ये स्टेजेस में कई बार पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी, ठीक है, मतलब स्टेजेस को अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड प्री कंडीशन ऑफ फॉर टेक ऑफ, थर्ड वन इज टेक ऑफ स्टेज, फोर्थ वन इज डिराइव टू मेजोरिटी, एंड फिफ्थ वन हाई मास कंजप्शन, ठीक। और डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इसमें लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, और स्टैटिक सोसाइटी मतलब कांस्टेंट रहती है। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा अपलिफ्ट करना प्री कंडीशन में। और जो ट्रेडिशनल है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। फिर टेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर उसके बाद ड्राइव टू मेजोरिटी, हाई मास कंजप्शन, अलग अलग अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये भी कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसके हिसाब से जब हम राइट आंसर इसका चूज करेंगे फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ हमें मिलता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी फोर्थ। सो दैट मीन्स फिफ्थ का जो आंसर होना चाहिए दैट मीन 4, ठीक है। अगर आपको एक भी पता है तो डिफरेंट आपको आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर एक आपका श्योर है तो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाय, या फिर फॉर्मूला ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, पॉपुलेशन रेट, इस बार ये टर्म्स है ना जो पूछे गए हैं, तो ये वाली टर्म्स ऐसी हैं जो नॉर्मल टर्म्स हैं और हमें याद भी ये रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेशन का, या कैलकुलेशन कैसे हो सकता है इसका, पहले फॉर्मूला थ्योरेटिकल करते हैं। तो लेबर फोर्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, एंड द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज रेफर टू द एज 15 to 64। तो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स जो है वो लेबर फोर्स को डिवाइड कर दो अपॉन टोटल वर्किंग एज, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग एक रिलेवेंट आंसर देखेंगे दैट मीन्स लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड लेबर फोर्स नहीं हो सकता, लेबर फोर्स एंड अडल्ट पॉपुलेशन। अडल्ट पॉपुलेशन मीन्स जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे 15 to 64 की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट नेम दे दिया अडल्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन इज अगेन मैच 1 एंड मैच 2। जो हमारी लास्ट टाइम में
नियर एग्जाम, जब नियर एग्जाम हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, एमसीक्यू की सीरीज ऑनलाइन, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस काफी थे जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक, तो ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये तो क्वेश्चन काफी आएंगे और हमेशा ही आते रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी आए थे और अब भी आते हैं और आते ही रहेंगे। तो नंबर 1 इज एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ की थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है इसका जो डेट टाइम पीरियड है वो देख लेना, क्योंकि एडम स्मिथ की जो टाइम थ्योरीज का टाइम पीरियड वो है 18th सेंचुरी। ठीक है, मतलब 1723 से लेके 1787 तक अप्रोक्स हम लोग डेट मानते हैं। तो 18th सेंचुरी अगर हम करेंगे तो दैट मीन्स ये टोटली कवर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ये डायरेक्टली है एचओ थ्योरी, हेक्सचर एंड ओहलिन की थ्योरी। तो हेक्सचर ओहलिन की इसका डेट भी याद रख लेना। तो हेक्सचर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1919 में, और उसके 1933 में, 1933 में दिया था ओहलिन ने अपना कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड मानेंगे तो मानेंगे 1933। उसके बाद ऑफर कर्व्स। ऑफर कर्व्स मार्शल ने 1879 में दी थी। ठीक है, मार्शल ने 1879 में दी थी। एक इसकी एक थ्योरी भी याद रखना, जिस थ्योरी में उन्होंने ऑफर कर्व वगैरह फर्स्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, उस थ्योरी को इसको बोलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, याद रखना, प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, 1879। उसके बाद लास्ट आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हैबलर कॉस्ट। खैर इसमें से कहीं कुछ नहीं पूछता, अंदर की चीजें कुछ नहीं पूछता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये जरूर पूछ लेता है। तो दैट मीन्स हैबलर की थ्योरी। ठीक है, फोर्थ वन इज हैबलर, और इसकी भी टाइम पीरियड 1936। टाइम पीरियड जरूर याद रखना, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी का जब क्वेश्चन आएगा तब ये चीजें काम आएंगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट का हो गया थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दो चीजों में है, तो दो आंसर हो गए आपके एलिमिनेट। अब क्वेश्चन राइट होने के 50% चांस है। सेकंड हो गया फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, एचओ की थ्योरी है, दैट मीन्स फर्स्ट। तो फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट ऑफर कर्व मार्शल, दैट मीन्स सेकंड। तो सेकंड का ये, ठीक है, तो जो सेकंड वन है अपना वो हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज हेरोडोमर कंसिडर्स अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन। अब एक बात ध्यान रखना, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करेगा। अब ये जब आप अजम्पशंस पढ़ोगे ना, एचटी मॉडल के अजम्पशंस पढ़ोगे, तो ये वहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसमें एक आप अजम्पशन ये पढ़ोगे कि जो फैक्टर होता है उसमें सिर्फ कैपिटल यूज होता है, लेबर का वो यूज करते ही नहीं है। ठीक, और जो इकोनॉमी, जो नंबर 1 अगर हम बात करें, डायरेक्ट रिलेशन है जीडीपी का डायरेक्ट और नेशनल नेट सेविंग रेट। नेशनल जो नेट सेविंग रेट है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में तभी आएगा जब ये आपको पता होगा ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, और जो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू स्मिथ व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल कहां से आएगा? सेविंग से। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन तभी आएगा जब सेविंग होगी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो नंबर 1 जो अब बात करें तो नेशनल नेट सेविंग रेट पे डिपेंड बिल्कुल करता है आपका जीडीपी। ठीक है, जितनी ज्यादा सेविंग होगी कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्टली आपकी जीडीपी बढ़ेगी। इन्वर्सली ऑन द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और इन्वर्सली रिलेट करता है नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो से, बिल्कुल करेक्ट है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो मतलब कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती है आपको कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो मान लो आपको आपने कैपिटल यूज किया 2 की प्रोडक्शन की। ठीक है, अब आपका जो टोटल है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो 0.5। अब मान लो ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मान लो ये रेशियो इंक्रीज हो जाता है 2 कैपिटल में, आप 2 कैपिटल यूज कर रहे हो और 2 ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कितना हो गया 1। तो अब क्या होगा, हम लोग कैपिटल ज्यादा यूज करने हैं, मतलब अगर ये रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही हमारी जीडीपी बढ़िया दिखाएगा, क्योंकि कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बताएगा उतना कैपिटल की जरूर ज्यादा पड़ेगी जरूरत। तो कुल मिला के बात ये है, इनवर्स रिलेशन है जीडीपी ग्रोथ और नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो का। एंड कभी भी एचडी मॉडल ना तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करता है जीडीपी से और ना ही एग्रीकल्चर ग्रोथ की। ठीक, तो फर्स्ट ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ओके, 9th वन इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू फर्स्ट यूएसए, चाइना, यूएई, देन। ठीक है, तो देन जो कंट्रीज हैं, एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं इसको। तो ये जो कटिंग है वो है आपकी जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे 2020 का। ठीक है, 2019 में भी ये सर्वे जो था वो लगभग सेम था,
ये 2019 का यहाँ पर माना हुआ है, लेकिन 20 में भी ये सेम था। ठीक, जैसे यूएसए, इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी यूएसए, चाइना, यूएई, देन उसके बाद साउथ अरेबिया एंड हांगकांग। ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग। सो और उसके बाद एक जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रैंक था, ठीक है, 2019 में थोड़ा जंप हुआ था, 68 आ गया था। ठीक है, लेकिन अभी 2020 में क्या रैंक है, इसका होमवर्क है, थोड़ा इसको होमवर्क थोड़ा स्टडी करना। 2020 में वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, 79 रैंक हमने जंप किया है, 79 रैंक जंप किया है 2016 से। तो देखना कि अब कितना है। ठीक है, 62 है, 63 है या 64 है, इन तीनों में से क्या है 2020 में जो रैंकिंग है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक, और ये सर्वे भी पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन है ISLM कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। तो हमने इतनी बार ये डिस्कस किया था, जो IS कर्व होता है, IS कर्व का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है प्रोडक्ट मार्केट से, और जो LM कर्व होता है, LM कर्व का डायरेक्टली रिलेशन होता है मनी मार्केट से। तो A एंड B करेक्ट है। ओके, 11th क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चंस ओवर आइडेंटिफाइड, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड वगैरह, मतलब जो क्वेश्चंस है वो इकोनोमेट्रिक्स से है। ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल में अपने मैथमेटिकल पोर्शन में। ओके, 12th क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड इफेक्ट्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको आप अगर अपने कूल माइंड से समझोगे, ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपका, जो ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, अब किन किन चीजों से वो इफेक्ट होता है। नंबर 1, पैटर्न ऑफ ट्रेड। पैटर्न ऑफ ट्रेड आपका क्या है, आपका जो पैटर्न है, क्या वो इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, एक्सटर्नल है तो ज्यादा होगी। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये आपका इफेक्ट करेगा बिल्कुल। दूसरी चीज है बाउंड्रीज बिटवीन द ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स। जो ट्रेडेबल गुड्स हैं आपकी, उनकी बाउंड्रीज, ठीक है, मतलब वही बात कर रहा है ये, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहा है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स भेज रहे हैं तो उसकी बाउंड्रीज, ट्रेडेबल चाहे ट्रेडेबल है, नॉन ट्रेडेबल है, उनकी। ठीक, तो ट्रेडेबल गुड्स की जो बाउंड्री है, चलिए मान लो अगर हम बात करें हरियाणा एंड पंजाब की, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा एंड केरला की, ठीक है, केरला की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो ये भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी अगेन इन दोनों पार्ट को कंक्लूड अगर करें, तो अगर हम बाहर अपनी इकोनॉमी को एक्सटर्नली जोड़ देते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन ये भी इफेक्ट करेगा। D1 इज बाउंड्रीज ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स। जो चीज जो ट्रेड हो ही नहीं सकती, नॉन ट्रेडेबल है, या फिर ऐसी चीज है जो मूव नहीं कर सकती, या फिर ट्रेड जिसमें नहीं हो सकता, वो चीज बाउंड्री भी क्रॉस नहीं हो सकती, तो उसका कॉस्ट भी नहीं आएगा, तो ये जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, ABC। ओके, 13th वन इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज। तो सिंपल लैंग्वेज में बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, और पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। ये चीजें करना, क्योंकि ये चीजें कई बार रैंडमली पूछ लेता है इजी टर्म्स है। दैट मीन्स रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज पर 1000 पर एनम। ठीक है, और 2011 की जो ग्रोथ रेट थी, ये भी कर लेना कि कितनी थी ग्रोथ रेट इंडिया की। ठीक, मतलब पर एनुअल या फिर जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी। चलिए नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 14th, ये भी इसमें ही हमने फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। ओके, 15th वन इज अ डिसीजन फ्री फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई अ कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। पहले इसको समझो तो इजिली आप लोग फाइंड आउट कर लोगे आंसर क्या होगा। सबसे पहले समझो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या एक ऐसा डिसीजन फ्रेमवर्क जिसमें आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट बाइंडिंग्स कंस्ट्रेंट्स, मतलब ऐसी रुकावटें हैं ग्रोथ की जो मोस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने दे रही। ठीक है, उनको समझने के लिए या उनको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई डिसीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ठीक है, उसको रेमेडीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स। ठीक, तो ये टर्म्स भी वैसी है सेम। इसमें हम लोग जो प्रिंसिपल कॉज है, मतलब फेलियर के कॉज है, या फिर जो
ऐसे शॉक्स हैं जो हमें इकोनॉमी को पीछे धकेल रहे हैं, उनको पहचानना होता है, तो इसको ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16th, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ व्हेन दे प्रपोज्ड देयर थ्योरीज। तो अगेन ये थ्योरेटिकल, जितने भी ये थ्योरेटिकल अप्रोच हैं ये बार बार आती है क्योंकि ये थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आएंगे। और इस ये वाले अभी तक 1 to 20 क्वेश्चन तक, कुछ क्वेश्चन तो वैसे रिपीट हैं सेम पेपर में, जैसे हेरोड, ठीक है। हेरोड की जो थ्योरी थी, हेरोड ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1939 में दिया था। उसके शुम्पीटर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था 1911 में। रोस्ट्रो का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था 1960, ग्रोथ का मॉडल। अभी ये यहाँ रिपीट हो गया, पहले भी रिपीट हुआ था। सोलो का मॉडल 1956 पहले किया था, अभी किया है। तो क्रोनोलॉजी उनकी थोड़ा याद रखना, ठीक। तो ये हो गया नंबर 1 शुम्पीटर बी, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक। और वहाँ पे उसके बाद हो गया हेरोड 1939। उसके बाद सी दैट इज रोस्ट्रो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत कह रहा है क्योंकि रोस्ट्रो 1960 में आएगा और सोलो 1956। चलिए तो ये वाला थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन जो परफेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ 100% चांसेस ऐसे होते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो। अगेन ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था। रिस्की थ्योरी या रिस्की थ्योरी या थ्योरम, ये जो रिस्की थ्योरम है ये बात करती है कि एक फैक्टर यहाँ पे एक लेबर होता है, एक कैपिटल होता है, एक फैक्टर होता है एक्सपेंडिंग, ठीक है। एक फैक्टर होता है एक्सपेंडिंग, मतलब लेबर कांस्टेंट और जो कैपिटल है आपका, कोई एक फैक्टर है वो एक्सपेंडिंग रहता है। एक्सपेंडिंग मतलब जो बढ़ रहा होता है, जिसका एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक। अब ये जो एक्सपेंडिंग फैक्टर है, जो भी एक्सपेंडिंग फैक्टर रहेगा वही आउटपुट को इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ। अब कौन से फैक्टर की बात करता है? 2 फैक्टर होते हैं, कोई भी एक फैक्टर इसका एक्सपेंडिंग होगा और एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। जैसे लेबर और कैपिटल है, एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और एक फैक्टर एक्सपेंड होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज मैट्जलर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस। और स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम बहुत बार आ चुका है, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइजेस। एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम, व्हेन स्मॉल नेशन, मतलब जो छोटा, मतलब जो हम टैरिफ इंपोज करेंगे तो इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। जब टैरिफ इंपोज होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू स्टॉपलर-सैमुअल्सन जो स्कार्स कंट्री है उसको फायदा होगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछता है। फिर इम्पल्सिव ग्रोथ, जगदीश भागवती का कॉन्सेप्ट, द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नंबर 1 जो थ्योरी है उसका हो गया सेकंड, दैट मीन्स रिस्की थ्योरी हो गया सेकंड। ये भी हो सकता है और 1 and 4 इन दोनों में से हो सकता है। मैट्जलर पैराडॉक्स जो है वो है 3। सो दैट मीन्स अपना जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। अगेन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर स्टेपिंग अप जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा अधोसंरचना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ढांचे के रूप में ही काम करता है जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी होती है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, सोशल भी आ गया। दूसरी बात कहता है, इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन है, हेल्थ प्लस एजुकेशन है, ये दोनों ही चीजें कैपिटल फॉर्मेशन को बूस्टअप करती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। सो दैट मीन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following situations represent an economic investment in a national income calculation? बेटा एक बार ध्यान में सुनना कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बोला है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फर्क है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हम लोग मनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो हो गए फाइनेंशियल, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह। रियल इन्वेस्टमेंट वो होता है, दैट मीन्स जो हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होता है, आई इज इक्वल टू चेंज इन के, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना,
आई इक्वल टू चेंज नहीं है, मतलब रियल असेट्स जो आपके प्लांट्स है, मशीनरी है वो, तो आप आंसर इजिली दे पाओगे। बाइंग अ न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अपने लिए खरीद रहा है लेकिन ऑक्यूपेशन तो कर रहा है उस पर, फैक्टर इनकम अर्न करेगा वहां से, तो बिल्कुल ही ऐड होगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक है उसका, ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लिया है उसने, काम करने के लिए लिया है। नेक्स्ट, बाइंग अ न्यू शेयर्स, शेयर्स जो है रियल इन्वेस्टमेंट है, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये ऐड नहीं होगा। सी है बाइंग अ न्यू कार बाय अ पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक, डिलीवरिंग बुक की डिलीवरी के लिए लिया है, मतलब फैक्टर इनकम है क्योंकि उसका एक, क्योंकि वो जो कार है, अगर वो कार नहीं होती तो उसको हायर करनी पड़ती दूसरी जगह से, तो कमर्शियल पर्पस के लिए है, बिल्कुल ही ऐड होगा। नेक्स्ट वन है बाइंग अ न्यू कार बाय अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने अपने यूज के लिए ली है, कोई बिजनेस यूज के लिए नहीं ली, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं ली, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है अपना ये होगा, दैट इज ए एंड सी, तो जो फोर्थ वन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 20th क्वेश्चन है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम, तो 1 जून 2005 में से ये टैक्स जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिटेल एनालिसिस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगेन 21 से 40 तक और डिटेल में स्टडी करेंगे इनकी, और उसके बाद जो एक पार्ट होगा उसमें हम करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, ठीक। तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अगर कोई डाउट्स है तो डाउट्स कमेंट में जरूर पोस्ट करना, अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उस पर भी कर देना, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।